अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है और इस रीजन में बहुत कुछ हो रहा है। दुनिया में कई तब्दीलियां मुतवक्के हैं। आज हम बात यकीनी तौर पर आपने देखी होंगी झलकियां कि तहरीक इंसाफ के जो लोग 9 मई में मुबैना तौर पर मुलव्विस, उनको सजाएं हुई हैं। उनके पास अभी भी कानूनी रास्ता है, इस पर तो बात करेंगे ही। इस पर भी बात करेंगे कि मुल्क में जो लाकानूनियत है वो किस हद तक है। लेकिन शुरू करते हैं एक अच्छी डेवलपमेंट से, मगर इसी के साथ कई खतरात भी जुड़े हुए हैं, और वो है पाकिस्तान का जो एक स्ट्रेचर बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान की एक स्टैंडिंग आलमी सतह पे बढ़ी है। इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग के बाद आर्मी चीफ का एक मरतबा फिर वो दौरे पर हैं अमेरिका के, और 1.5 माह में उन्होंने दूसरा दौरा किया है। और इसके नतीजे में उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरे की खास बात यह है कि जो मुमकिना अमेरिका के साथ हमारी माशी डील होने वाली है, तो पाकिस्तान की इसमें कोई बहुत अच्छी डील पाकिस्तान को मिलेगी और पाकिस्तान की जो माशी हालात है वो बेहतर होंगे। इसके अलावा जो एक एतमाद है पाकिस्तान का पूरी दुनिया में वो बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ खतरा यह है कि अब इंडिया की तरफ से मजीद ऐसी बातें, ऐसी गुफ्तगू की जा रही है जिससे जंग के खतरात बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मोदी सरकार बदतरीन दबाव में है। एक तो उनका ऑपरेशन सिंदूर जो उजड़ा है, उसके बाद उनको अंदरूनी तौर पर शदीद दबाव का सामना था। जिस दबाव मीडिया पर था, पार्लियामेंट के अंदर था, लेकिन अब दबाव सड़कों पर आ गया है। राहुल गांधी जो कि ऑपोजिशन लीडर है, उन्हें आज डिटेन कर लिया गया है। उनके साथ कई लोगों को डिटेन किया गया है और वहां पर नारे लगे हैं जाली हुकूमत के और वोट चोर हुकूमत के। नारे लगे हैं कि कुर्सी छोड़ो, वोट चोरों कुर्सी छोड़ो, ये नारे लगे हैं। और राहुल गांधी डिटेन है। राहुल गांधी की जो वो अपने उनकी स्टैंडिंग है, पॉलिटिकल स्टैंडिंग, वो बढ़ रही है और कांग्रेस जो है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। मेरी कोशिश थी कि आपको राहुल गांधी जो है उनकी गुफ्तगू भी सुना सकूं। कोशिश करूंगा कि वो गुफ्तगू आप सुन सकें। तो ऐसी सूरत में होता क्या है? होता यह है कि मोदी सरकार जब प्रेशर में आती है तो फिर उसकी कोशिश होती है कि वो कोई फिर मिस एडवेंचर करे, कोई ऐसी चीज करे कि लोगों की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ जाए। और मोदी की पूरी सियासत यही है कि पाकिस्तान हेट्रेड, और उसके लिए उसके बदले में उसको वोट मिले। तो इस वक्त मोदी सरकार बहुत दबाव में है, बैनुल अक़वामी सतह पर भी, रीजनल में भी। किसी हमसाए से अब उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं है। उनकी जो पॉलिसी थी हमसाए के साथ ताल्लुकात की, यानी पाकिस्तान के अलावा वो सबसे ताल्लुकात बेहतर करना चाहते थे। इवन कि चीन के साथ वो बातें बहुत करते हैं लेकिन ट्रेड बहुत बड़ा करते हैं। तो इस वक्त मोदी सरकार जिस दबाव में है, और फिर 3 महीने के बाद उनके एयर चीफ को ख्याल आया कि उन्होंने भी पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए, जिसके पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ रहा है। उनके आर्मी चीफ अब कह रहे हैं कि जी बड़ा ही कोई सोफिस्टिकेटेड उन्होंने ऑपरेशन किया था और शतरंज की चाल थी और न जाने क्या क्या, उसका भी मजाक उड़ रहा है। तो इस वक्त भारत दबाव में भी है, परेशानी में भी है, और मोदी साहब की सरकार खतरे में है। और इसका एक नतीजा ये निकल सकता है कि किसी किस्म की दरअंदाजी हो सकती है। और पाकिस्तान ने दो टोक अंदाज में फिर आर्मी चीफ ने कहा कि अगर किसी किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश की भारत ने तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे पहले DGISPR कह चुके हैं कि अब अगर कुछ किया तो हम भारत के मशरिक से अपनी कार्रवाइयों का आगाज करेंगे, यानी कि अंदर तक जाके मारेंगे। और उन्होंने कहा कि हम घुस के मारेंगे। तो पाकिस्तान का लबो लहजा भी बड़ा ही बैलेंस और दो टोक है जो पाकिस्तान ने रवैया अख्तियार किया है। बहरहाल इस पर हम आने वाले प्रोग्राम्स में बहुत डिटेल से बात करेंगे। आज बात करते हैं 9 मई के मुकदमात के हवाले से। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए। यास्मीन राशिद समेत 9 दीगर मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। और सजाएं जो सुनाई गई हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को शादमान थाना जलाओ गिराओ और पुलिस गाड़ी जलाने के मुकदमे से बरी कर दिया गया है। इंसाय दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 2 केसेस का फैसला सुना दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। दूसरी जानिब जो वहां पर लाहौर में बेकरी का केस है, बेकरी के बाहर गाड़ियां जलाने का मुकदमा, उसका ट्रायल कोर्ट लखपत जेल में मुकम्मल किया गया। मुल्जिमान में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद भी शामिल थे। और बेकरी के बाहर गाड़ियां जलाने के मुकदमे में उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, आलिया हमजा और सनम जावेद भी शामिल हैं। इन सब पर इल्जाम है कि ये गाड़ियां जलाने वालों में शामिल थे। इस पर कहा है
जनाब बैरिस्टर गौहर ने कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, ये जो फैसले आए इंसाफ नहीं। देखिए, हुकूमत इस वक्त अच्छी पोजीशन में है, पूरा निज़ाम अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन अगर हुकूमत को खतरा है कहीं से तो वो अपनी परफॉर्मेंस से खतरा है। इससे पहले चीनी का बहरान अभी भी जारी है और ये बड़ा स्कैंडल था जिस पर हुकूमत ने मुंह में लड्डू लिया हुआ है और इस पर कुछ नहीं कर रही। अभी कराची में एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। यहाँ गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुतवातिर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि डंपर लोगों को कुचलते हैं और फरार हो जाते हैं। शहरी डंपर्स को पकड़ के कभी जला देते हैं, कभी जलाओ घिराव करने की कोशिश करते हैं और इंसाफ जो है ना वो कहीं नजर नहीं आ रहा, पुलिस नजर नहीं आती है, अजीब सूरत हाल हो जाती है। और यही हुआ गुज़िश्ता रोज, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है वो और भी अजीब व गरीब हो गई। शर्जील मेमन साहब जो सीनियर वजीर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब किया और उन्होंने जो गुफ्तगू की है जरा वो सुने। तो सूबाई असेंबली में जो बात की उन्होंने, उसमें वो MQM को मोरद इल्जाम ठहरा रहे हैं, वही MQM जो विफाक में नून लीग की और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है और ये उनके इत्तेहादी। ये रवैया क्यों इख्तियार किया गया है? क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ उसी वक्त लोग मुश्तइल हो गए थे और उन्होंने ये जलाओ घिराव शुरू कर दिया, क्योंकि तबातुर से ऐसे वाकयात हो रहे हैं। अब SSP ज़ीशान ये खड़े हुए हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर ये डंपर वाले जो लोग हैं, इनकी एसोसिएशन है, उन्होंने धरना दिया हुआ था सुपर हाईवे पर। इनकी जरा गुफ्तगू सुने कि ये गुफ्तगू क्या है। अब इसमें मामला ये है कि जो लोग मारे जा रहे हैं और तवातुर के साथ मारे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, सिर्फ इस साल अब तक तकरीबन 550 लोग ट्रैफिक हादसात में गए और इसमें एक बड़ी तादाद है जो डंपर और बसों से लोग कुचले गए हैं कराची की सड़कों पर, और इनको पकड़ने वाला कोई नहीं होता। आज शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं एक बंदे को पकड़ लिया, लेकिन माजी में आप देखें तो लोग कुचले जाते हैं और ये फरार हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन आया और कौन किया। अब सूरत हाल ये है कि शर्जील मेमन साहब ने भी बड़ी तनकीद कर दी अवाम पर या अपनी हरीफ जमात पर तनकीद कर दी। अब ये SSP साहब वहां पे गुफ्तगू कर रहे हैं कि लोगों का माइंडसेट ऐसा है, ये जलाओ घिराव के लिए आ जाते हैं, ये नहीं देखते कि आए दिन हो क्या रहा है सड़कों के ऊपर। अब इसी पर तलहा साहब हैं, तलहा अहमद MP हैं, इन्होंने ताहा अहमद MP हैं, इन्होंने कहा कातिलों के साथ सिंध हुकूमत हमदर्दी कर रही है, इंतजामिया हमदर्दी कर रही है और जो लोग मारे गए उनके घरों पर कोई एक हुकूमती शख्स, कोई एक इंतजामी शख्सियत वहां नहीं पहुंची कि उनसे इज़हार ताज़ियत भी कर लेते, मगर ये सब खड़े हुए हैं। तो खड़े में इस डंपर माफिया जिसको कहा जाता है उसके साथ शर्जील मेमन साहब ने ये डंपर एसोसिएशन जो है उससे मुलाकात की थी सुपर हाईवे पे जाकर, और उनको 30 करोड़ रुपए का उनका मुतालबा था कि 30 करोड़ रुपए हमें अदा किया जाए, तो हुकूमत उनको 30 करोड़ रुपए अदा करेगी। और जो डंपर ड्राइवर पकड़ा गया है, एक तो उस डंपर की फिटनेस नहीं थी, दूसरा इस बंदे के पास जो लाइसेंस था वो भी एक्सपायर हो चुका था, 8 साल पुराना लाइसेंस था, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं, गाड़ी की फिटनेस नहीं, ट्रैकर कोई नहीं थे, कैमरा कोई नहीं था। फिर सिंध हुकूमत ने एक और इनसे मुआहदा किया था कि आप गाड़ी के पहियों के साथ एक ऐसी शील्ड लगाएं कि कोई डंपर के नीचे कुचला ना जाए। वो काम भी नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत सिंध ने टैक्स पेयर के पैसे डंपर वालों को देने के लिए 30 करोड़ रुपए ऐलान कर दिया है, उनसे बात कर ली है, जिसका इजहार खुद डंपर एसोसिएशन के लीडरों ने किया है कि वो हमें यकीन दहानी करा के गए। इसी पर धरना खत्म हुआ सुपर हाईवे का। लेकिन जो लोग मारे जाते हैं उनके घर कोई नहीं जाता, उनकी कोई दादरसी नहीं है। बहरहाल मेहमानों की तरफ आते हैं। समर हारून बलोर साहिबा हमारे साथ रहनुमा मुस्लिम लीग। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरमा शहला रजा साहिबा रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया शहला आपका। शौकत यूसुफजई साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब, सजाएं हो गई हैं आज और अब आगे का लाहे अमल क्या है? क्योंकि आपकी तो तमाम क़यादत को चले ये इन फैसलों के हवाले से आपका ये कहना है कि बहुत जल्दबाजी में किए गए, हो गए। अब अगला स्टेप तो ये है कि बड़ी अदालतों में जाएंगे, वहां से इंसाफ मिलने की जो आपकी शिकायत है कि नहीं मिल रहा, वो उसकी दादरसी हो जाती है वहां से। तो ये बेहतर हो गया कि ये एक मरहला मुकम्मल हो गया ताकि अब आगे बढ़े। क्या लाहे अमल क्या है आगे का? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, इंसाफ तो होता हुआ नजर आना भी चाहिए ना। यहाँ बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क के अंदर के हर कोई गुनाहवादों में एतमाद कर रहा है, और क्योंकि देखिए इंसाफ, कानून, जमहूरियत, ये सिर्फ अब किताबों की बातें रह गई हैं। प्रैक्टिकली पाकिस्तान में ऐसी कुछ चीज नजर नहीं आ रही है। इस वजह से लोग जो है ना परेशान हैं, और सिर्फ इस वजह से नहीं, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो हुकूमत के आने के बाद से शुरू हुए हैं।
महंगाई अरूज पर है, लोग जो है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, परेशानी है। आप देखें कि एक वक्त था पाकिस्तान के अंदर गंदम वाफिर होती थी और अनाज वाफिर होता था, कपास होती थी, लेकिन आज कपास की शॉर्टेज आ गई, अनाज की कपास, क्योंकि किसान भी रुल गया। तो इंडस्ट्रियां जो है वो बंद होती जा रही है, आपके एक्सपोर्ट भी गिर रही है, आपका देखिए कर्जों पे मुल्क चलाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है ना आप इंसाफ का गला घोंट रहे हैं। तो देखिए माशरे के अंदर बड़ा गैर मतवाजन हो गया है माशरा, और इससे जो है ना पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। सजाएं हो गई। देखिए एक ही दिन के अंदर, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, आप देखें कि एक ही दिन के अंदर पंजाब का अपोजिशन लीडर, सेनेट का अपोजिशन लीडर और कौमी असेंबली का अपोजिशन लीडर, वो सब के सारे एक ही पार्टी के, वो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उनको सजाएं सुनाई जाती है, और ये सिलसिला भी थमा नहीं है। इनका ये ख्याल है कि शायद ये सारे लीडर जितने भी हैं 100-150 इनको हम जेलों में डाल देंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। ये गलत साहब, अगर ऐसी अंधी लगी हुई है और कोई इंसाफ का नामो निशान नहीं है, तो शाह महमूद कुरैशी भी तो रिहा हुए हैं, दीगर और लोग भी तो हैं जो रिहा हुए हैं, वो उनकी तादाद भी दर्जनों में है, 12 लोग आज भी रिहा हुए हैं। देखिए शाह महमूद कुरैशी ने 2 साल बेगुनाही के जेल काट लिया है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जिस दिन ये वाकया हो रहा था वो सबको पता है कि वो कराची में था, तो जब वो कराची में था वो था ही नहीं, तो 2 साल क्यों जेल में रखा? मतलब ये मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि देखिए अंधा कानून है, अंधे तरीके से सजाएं हो रही है। अगर फेयर ट्रायल हो जाता, दिन के उस पे हो जाता, ये जो बंद कमरों के फैसले सुनाए जा रहे हैं बाहर आकर, इससे देखे ना, अगर ये तसल्लुल लिया जा रहा है कि पार्टी को कमजोर कर दिया जाएगा, तो 90% लोग तो फिर तहरीक इंसाफ के साथ है, आप कैसे कमजोर करेंगे? आप हकीकत पे क्यों नहीं आते हैं? तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो उनकी अब रिहाई के बारे में क्या बताएंगे आप? यही 2 मुकदमात थे या और भी मुकदमात हैं? वो बाहर आ रहे नहीं आ रहे? तो मुकदमात है ना, काफी मुकदमात है, लेकिन मैं अर्ज यही तो कर रहा हूँ ना कि देखिए सबसे बड़ा मुकदमा तो उनके ऊपर यही था ना 9 मई का। 9 मई में तो वो थे ही नहीं यहाँ पे, तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 2 साल उनको जेल में क्यों रखा गया? इतना ये इंसाफ है? इस तरह के मुकदमा देखे अंधाधुंध मुकदमात बनाए गए और अंधाधुंध सजाएं दी। वो देख रहे हैं कि ये लीडर है, ये थोड़ी सी आवाज उठा सकता है, इसको डिस्क्वालीफाई करो। अब देखें आपने 8 फरवरी को आपने आवाम की जो है ना राय सुन ली कि आवाम की राय क्या है। आपने 8 फरवरी के बाद आवामी राय को कुचल दिया। अब वही राय जो आप उसको बदल रहे हैं, उनको सजाएं सुना रहे हैं, उनको जेलों में डाल रहे हैं, ये किसी जमहूरियत है? ठीक है, मैं क्या साबित करना है? शैला साहिबा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी पर सवालिया निशान ये भी उठा रहे हैं, इस मुल्क जैसे चलाया जा रहा है उस पर आपसे भी पहले बात हो चुकी है। कर्जे सबसे ज्यादा ले लिए तारीख के इस मुख्तसर से वक्त में। चीनी का स्कैंडल अभी तक हमारे सामने है और चीनी लोगों को महंगी मिल रही है, मिल भी नहीं रही। जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग, इंपोर्ट कर देना, एक्सपोर्ट कर देना, अरबों रुपए कमा लेना, तो ये सब कुछ चल रहा है। ऐसी सूरत हाल में अवाम मुश्तइल ना हो, परेशान ना हो या अदम एतमाद का इजहार ना करें हुकूमत पे, तो क्या करेंगे? अच्छा देखिए, ये जो चीनी की और गंदम की माफिया है, इससे हर हुकूमत ने जंग करने की कोशिश की है, और हर हुकूमत जो हम देख रहे हैं कि वो पीटीआई की भी जब हुकूमत थी तो उसमें भी गंदम का और सारा मसला आया था, और उस वक्त भी मिनिस्टर को जो है कहा था कि हम हटा रहे हैं, लेकिन फिर उसको पार्टी का बना दिया था जनरल सेक्रेटरी, और उस वक्त भी ये संभल नहीं सके थे और खुद उन्होंने इतराफ़ किया था, और अभी भी यही सूरत हाल है। और मैं ये समझती हूँ कि एक वक्त आएगा कि इस माफिया पे ज़रूर कंट्रोल होगा। अब जो आपने दूसरी बात की कर्जों की, तो मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप किसी से किसी टर्म एंड कंडीशन पे कर्जे लें और उसके बाद आप मुकर जाएं, तो नेक्स्ट आप चल भी नहीं सकते कर्जे के बगैर, तो वो क्या करेगा? पहले ये शराइत पूरी करो और फिर करो। तो आपकी भी यही सूरत हाल थी कि 76% कर्जों में इजाफा करने के बाद आप जब मुकर गए तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान दुनिया में तनहा रह गए और फ्रेंड्स कंट्रीज भी नहीं पूछ रहे थे। तो 8 से 9 महीने माहिदे को बहाल करने में लगे, और माहिदा भी वो जिसके लिए उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि बड़ी सख्त तरीन शराइत रखी गई हैं। तो मैं मानती हूँ, लेकिन बहरहाल एक ट्रैक पे आई है। अब दूसरे, आपने अपनी गुफ्तगू में एक बात की थी
کہ عوام پریشان ہے. عوام تو ظاہر ہے کہ ایک لمبا وقت ہو گیا, ابھی عوام کو ریلیف نہیں ملا ہے, ابھی ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں آیا ہے اور یہ معاملات ہیں. تو لیکن ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آ رہا ہے انشاءاللہ کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے, کیونکہ ٹریک پہ جو ہے وہ معیشت کو لایا گیا ہے اور انٹرنیشنلی جو مہنگائی بڑھ سکتی تھی وہ بڑھنے, اس کا ایفیکٹ سے ہمارے ملک میں جو مہنگائی آ سکتی تھی وہ نہیں بڑھنے دی گئی ہے. مفتاح اسماعیل کے دور کو کیوں اسکپ کر دیتے ہیں جب یہ قرضوں کی بات کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی, اس نے معاہدے کا میں یہ سمجھتی ہوں مفتاح اسماعیل نے آ کر معاہدہ کر لیا اور آپ کی جسے کہتے ہیں لائن سیدھی ہو جانا, تو آپ کی لائن سیدھی ہو گئی آئی ایم ایف کے ساتھ. اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ یہ آپ کی اتحادی حکومت اس نے کیا ہے, پی ٹی آئی کا چیپٹر وہاں کلوز ہو گیا تھا. آپ کیوں مفتاح کے ساتھ دیکھیے آپ نے ایک معاہدہ کیا اور اس سے مکر گئے, تو آپ سے کوئی نیا معاہدہ کرے گا یا پہلے اس معاہدے کو صحیح کرے گا؟ کر لیا نا معاہدہ, پھر دوبارہ سے کر لیا نا. مفتاح اسماعیل گئے, آپ کی رجیم چینج ہو چکا, ابھی تو آپ اس معاہدے کی شرائط, اب اس کے بعد اگلا معاہدہ جو ہوگا اس کی معاہدے کی شرائط تو ہے نا. ہاں تو وہ ہو گیا نا اس معاہدے کی جو رینیو ہوا ہے. جی وہ ہو گیا, اس کو ایسی بات نہیں ہوتی ہے. آپ کو اس معاہدے جو معاہدہ ہوا ہے آپ کو معلوم ہے اس معاہدے کی شرائط کیا ہے؟ بتائیے. تو انہوں نے اس کو پکڑا ہے کہ ہاں یہ ہم پورا کریں گے. اس معاہدے میں ایک شرط یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت 300 روپے تک جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کو پورا نہیں, اس کو وہ معاہدہ ہو گیا بھائی, اس کی شرائط پوری کرنی ہے تو نیا معاہدے کی بھی شرائط پوری ہوں گی. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میرے بھائی کو میں نے معاف کر دیا اس نے جو قرضہ لیا تھا, دنیا ایسے نہیں کرتی ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی معیشت اگر بگڑ جائے اور ملک کی ایک آپ کی امپریشن بگڑ جائے تو اس کو صحیح ہونے میں وقت لگتا ہے, آپ کی ایکسپورٹ کو بحال ہونے میں وقت لگتا ہے. تو ہم اس وقت سے گزر رہے ہیں. اب دوسری جو بات ہے آپ نے کی, دیکھیے یہ سزائیں جو ہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ کمپلیننٹ نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کوئی وٹنسز ہیں کہ وہ جائیں, اور پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے اور ایم کیو ایم بھی نہیں ہے. یہ سزائیں, یہ جو ان کے مقدمات ہیں اس میں مجھے بتائیں کہ ہمارا کیا ہاتھ ہے؟ عدالتیں جانے اور پی ٹی آئی جانے. آپ 9 مئی کو جھٹلا تو نہیں سکتے نا. نہیں جھٹلا سکتے. سماعتیں جیل کے اندر ہونا, کھلی عدالتوں میں نہ ہونا, یہ تو حکومت کا انتظامی معاملہ ہے نا. نہیں, عدالتوں کو جانا ہے نا, عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے نا, عدالتوں پہ کوئی قدغن تو نہیں ہے. اب اگر عدالتیں یہ فیصلے کریں کہ بانی پی ٹی آئی کو ضمانت, جو کیس بننے والے ہیں ان پہ بھی ضمانت اور جو دماغ میں ان پہ بھی ضمانت, تو سارے اچھے ہیں. اگر وہ کہیں گے تو ساری عدالتیں اچھی ہیں. انصاف کی فراہمی کی شفافیت پہ سوال اٹھ رہا ہے اور یوں نہیں. دیکھیے عدالت کو اپنے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان کو اپنا امپریشن کو صحیح کرنا ہے. غلط سزائیں دی گئیں, یعنی وہ خود مان رہے ہیں کہ غلط سزائیں دی گئیں. جیل کے دیکھیے رانا ثناء اللہ جانے, عدالتیں جانے, میں کسی کی حمایت نہیں کر رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عدالت پہ دباؤ نہیں ہے نا اگر رانا ثناء اللہ نے یہ بات کی ہے. میڈم آپ سیکیورٹی نہیں دے رہے, آپ اتحادی کہنے کا مطلب اتحادی نا, آپ کی حکومت. ایک تو پہلے آپ ہے نا اس بات کو صحیح کریں کہ اتحادی ہیں یا نہیں. ہم سپورٹر ہیں, اتحادی نہیں ہیں, ہم کیبنٹ کا پارٹ نہیں ہیں. اچھا چلیں جی, آپ کیبنٹ کا پارٹ ہے, وہ اتحادی ہے. حکومت ہے اس لیے آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے, کچھ غلط ہوگا تو ہم آپ سے ہم نے پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی تھی. اچھا, ہم نے پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی تھی. نہیں ٹھیک ہے کہ آپ حکومت بنا لیں. وہ غلط کر رہے ہوتے تو. اور رہی بات عدالت کی, تو عدالت سے تو اگر کسی کو شکایت ہونی چاہیے تو پیپلز پارٹی کو ہونی چاہیے. آج آپ بات کر رہے ہیں 2 سال سے شاہ محمود بند تھے, تو سرداری صاحب تو 11.5 سال تک بند رہے بغیر کسی سزا کے. وہ ایک الگ چیپٹر ہے. شرجیل انعام میمن بغیر کسی سزا کے بند رہے. ٹھیک ہے,
تو अदालतों पे जिनका जोर है, हमारा तो नहीं है। हमारे तो वजीर आजम इस आइन के खालिक को 44.5 साल बाद एक जुमला कह के कि फेयर ट्रायल नहीं मिला, उन्होंने अपना फर्ज अदा कर लिया। जो आपके साथ हुआ वही आपके मुखालफिन के साथ भी हो तो आपको गवारा है मैडम। मैं वापस आया, हम तो नहीं चाहते ना, हम तो नहीं चाहते ना, अदालत तो हमारे इख्तियार में नहीं है ना, साहिबा को भी हमारे इख्तियार में नहीं है ना जी। हम तो चाहते हैं सबको इंसाफ मिले। इख्तियार में नहीं। समर साहिबा, ज़राअत आप डिक्लाइन पर है। अगर आप इमरान खान दौर की बैलेंस शीट देख लें, ज़राअत 30% उसमें बेहतरी आई थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बेहतरी आई थी। कर्जे जरूर लिए थे, जिसको आप लोग कहते थे कि बड़े कर्जे ले लिए, ये कैसी हुकूमत है कर्जों पे, आपने उससे भी बढ़ के कर्जे ले लिए। आप स्कैंडल, आटा चोर, चीनी चोर ये कहा करते थे। मैं सुन रहा था आपके लीडर को, खुर्रम दस्तगीर को, वो कहते थे पेट्रोल महंगा हो जाए हुकूमत चोर है, आटा महंगा हो जाए हुकूमत चोर है, चीनी महंगी हो जाए हुकूमत चोर है, वोट चोरी हो जाए हुकूमत चोर है। तो वो ये सारी बातें किया करते थे। ये सब कुछ तो आपके दौर में हो गया, फर्क क्या रह गया आप में और उनमें? थैंक यू सो मच मसूद साहब। हम में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। हम में और उनमें फर्क ये है कि हमने बैनुल अक़वामी तौर पे पाकिस्तान का स्टैचर आज उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि पिछले बहुत सारे दिहाइयों से पाकिस्तान वो स्टैचर में नहीं था। हमने अपने जो हरीफ मुल्क हैं इंडिया, उनका जो खुद एतमादी थी या उनका एक अपने के ऊपर एक शाइनिंग इंडिया के ऊपर एक बिलीव था ना, कि वो पूरी दुनिया में वो इमेज शैटर किया, लेकिन हमने इंडिया में खुद डोमेस्टिकली उनकी सारी पॉलिटिक्स को हिला दी। उनको समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की इस नई पोजीशन के साथ कैसे डील करें। फिर आज आप एक सर्वे आया है जिसमें ऑलमोस्ट 50% बिजनेसेस ने कहा है कि हमारे इस शहबाज शरीफ 64% शहबाज शरीफ साहब के टेन्योर में हमें ईज ऑफ बिजनेस हुआ है, हमारा बिजनेस ग्रो किया है। देखिए जिस मोड़ पे, जिस माशी मोड़ पे प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मुल्क मिला था, ये इकोनॉमी मिली थी, दहशतगर्दी अरूज पे थी, मिली नहीं थी, आप लोगों ने लिया था बढ़कर। आईएमएफ के साथ आप लोगों ने आईएमएफ के साथ एक मुआहदा हो गया, फिर वो तोड़ दिया गया, आईएमएफ अपने मुआहदे से बैक ऑफ हो गई, हर तरफ से बहुत मुश्किलात थी और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके आज पाकिस्तान को एक मुस्तहकम मुकाम पे पहुंचाया है। आप देखेंगे कि हर चंद माह के बाद बेहतरी आएगी, अवाम भी देखेगी, दानिशमंद लोग भी देखेंगे और ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है ये बहुत जल्द आम आदमी को भी ऑलरेडी कुछ ट्रिकल डाउन हो गया है, लेकिन इससे ज्यादा बहुत बड़ा ट्रिकल डाउन है कि भाई आप भी मिफ्ता इस्माइल के दौर को भूल गई वो, और फिर आप वो भी भूल गई इसाक डार साहब ने क्या कहा था उसके बाद आईएमएफ को, और फिर जो तनाजा शुरू हुआ आईएमएफ और आपकी हुकूमत का, उसका भी आप जिक्र नहीं करते। आप डायरेक्ट इमरान खान से लेकर और इसाक डार के दौर पे आते हैं, बीच का वक्त आप लोग छोड़ देते हैं। पहले ये क्यों? दूसरी कि बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, क्या आपकी हुकूमत जो है वो टैक्स कलेक्शन कर पा रही है, अपने अहदाफ हासिल के नहीं कर पा रही? आप जो कुछ के साथ हुआ बिल्कुल बेहतरीन हुआ, पूरी कौम ने मिलकर ये जंग लड़ी है, पूरी फौज ने, पूरी सियासत ने मिलकर लड़ी है, लेकिन क्या ये आपकी हुकूमत ना होती तो क्या ये जंग ऐसे नहीं होती? ये तो ड्राइविंग फोर्स तो आर्मी चीफ साहब है ना, फील्ड मार्शल साहब है, उन्होंने लड़ी है, फिजाइया ने लड़ी है, बहरिया ने लड़ी है। इसका भी क्रेडिट अगर आपने लेना है और क्या ये आपकी कारकर्दगी तो हम देखेंगे आपको रिलीफ मिल रहा है, मुल्क के कर्जे कम हो रहे हैं, मुल्क में कहां डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट बजट का कम हो रहा है। एक ब्रेक के बाद मैं आपसे चाहूंगा जरा इन तीन बातों पर प्लीज इजहार ख्याल कीजिए। वेलकम बैक। मुख्तसर सा वक्त में चाहूंगा जरा तेज से चले। समर हारून साहब आपसे बात हो रही थी, ये 14 अगस्त को तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है, आपकी हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है इनको, इस दफा मीनार पाकिस्तान इनको चाहिए? देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को भी एक नाकाम रैली की थी। मेरे भाई शौकत यूसुफजई साहब ने अभी आपके प्रोग्राम में कहा है कि 90% जो लोग हैं
वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। तो 5 अगस्त को इनके चीफ मिनिस्टर अली अमीन साहब ने 90 सेकंड का एक खिताब किया था, तो उनके सामने 200-300 लोग भी नहीं थे। अब ये 14 अगस्त की आड़ में अपनी जो ये प्रोटेस्ट है ये करना चाह रहे हैं। पहले तो ये कितनी नामुनासिब बात है कि एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, अपने आप को सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहने वाले लोग तो कश्मीर डे के ऊपर अपना एहतजाज करते हैं और पाकिस्तान की आजादी के दिन एहतजाज करते हैं। एहतजाज करना इनका हक है, एक दिन आगे कर ले, एक दिन पीछे कर ले, मतलब जो कौमी दिन है, जो ऐसे दिन है कि इंटरनेशनल सेलिब्रेट होते हैं, आप समझते हैं ये मुनासिब नहीं है, तो इनको इस दिन पे ये नहीं मुनासिब। लेकिन ये इनकी छुपने की आड़ है, क्योंकि यूथ अवाम ऑलरेडी सड़कों पे होगी, जश्न आजादी मना रही होगी, तो ये वो वही वीडियोस निकाल के कह देंगे कि ये हमारी जी रैली थी और ये हमारे लोग। बहरहाल वो जो कुछ भी करेंगे, मेरा सवाल था कि आप क्या करेंगी। जी शैला आपा, अब 14 अगस्त का एहतजाज है, क्या करना चाहिए हुकूमत को? अब अगर कोई उनकी फॉलोइंग है नहीं तो दे दें खुली छुट्टी, एक्सपोज हो जाएगी पीटीआई। नहीं, मैं पहले 2 बातें आपकी करना चाहती हूँ। एक तो आपने ये बात कही कि फर्स्ट तो यूं ही जंग लड़ती किसी का भी दौर होता, ऐसी बात नहीं होती है। अभी आपने 2 बातें जब की थी कि आपने अवाम के लिए क्या किया, हमने डिफेंस बजट जो है उसको बहुत बढ़ाया है और डेवलपमेंट को कम किया है। अगर हुकूमतें डिफेंस बजट ना रखें तो आपके कैसे काम होगा फौज का? दूसरी बात यह कि आपको अपनी फौज का मोराल बुलंद रखना होता है। आइन के हिसाब से इजाजत हुकूमत नहीं देनी होती है, लेकिन जो डिफेंस का बजट है वो ट्रेंड कराता है और वो सब कराता है। ये इसकी ट्रेंड है, वजीर आजम जाके नहीं लड़ सकता। जहां पर भी जहां से फाइनेंसिंग होती है वहां तो आर्मी चीफ जाते हैं, दोस्त मुल्कों से भी पैसे वो लेकर आते हैं, अमेरिका भी जाके वही मिल रहे हैं। देखिए वो एक अलग सिनेरियो है, वो एक अलग सिनेरियो है। आपके मुल्क के जो हालात हैं उसमें आपके नहीं, आप इस तरह नहीं कह सकते। आपके मुल्क के जो हालात हैं, जिस तरह से आपके मुल्क में सियासत में बहुत सारी इंटरवेंशन रही है, उसमें आपको अब इसी तरह चलना होगा। लेकिन हर हुकूमत ने डिफेंस के बजट को हमेशा प्रेफर किया है। हाँ, ये कर सकते थे कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को डबल कर दें, तनख्वाहें बढ़ा दें। अब दूसरी जो बात हुई आपकी, जो आपने ये बात की कि देखिए आप बिल्कुल एहतजाज करें, आइन और कानून के दायरे में रह के एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन मुझे कोई एक रीजन बता दें कि जिस दिन आप कहें कि कौम की आजादी के दिन, एक खुशी के दिन के जंग के बाद हमने एक नई अपना इंप्रेशन बनाया है, क्या उसमें हमें एक शख्स के लिए मुल्क को करना है? शौकत, मुझे आजादी की ब्रेक लेना पड़ेगा। शौकत, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। और वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका समर हारून साहिबा रहनुमा मुस्लिम लीग नून, शहला रजा साहिबा रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जनाब शौकत यूसुफजई साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।